जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने फिनिश कर लिया है। आज के वीडियो में हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। मेटल एंड नॉन मेटल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में कोशिश की है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे रिलेटेड टू थ्योरी पोर्शन। और अब मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो इस बार के सिलेबस में है। कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है तो वो क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंटेक्स क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे पहले पेज नंबर 40 से। Give an example of a metal which is liquid at room temperature। तो आपको पता है ये सब एक्सेप्शंस मैंने बहुत ही अच्छे से कराए हैं। इसका जवाब होगा मरकरी। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको खुद कॉपी में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोल्यूशन देख लो, ऐसे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। आप तो डायरेक्ट पीडीएफ सोल्यूशंस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। माई मोटिव हियर इज कि आप थ्योरी वाला पोर्शन कवर करो, वीडियो पूरा अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से रिविजन करिए। उसके बाद जब आप इस सेशन पे आए तो आप क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन और आंसर एक साथ डिस्प्ले नहीं करता हूं कभी भी। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही उसका जवाब सोचना है। ठीक है, अगर बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको सोचना है कि यार इसका जवाब ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आप एक बार पॉज करके देखा करिए कि क्या जवाब हो सकता है। खुद सोचिए, खुद लिखिए। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दिस इज मर्करी, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। तो या तो सोडियम या तो पोटेशियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर, जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत सारे हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे, कोई भी एक ले लो। ठीक है, तो पहले का जवाब है मरकरी, दूसरे का सोडियम, तीसरे का सिल्वर और फोर्थ का लेड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। बहुत ही अच्छे से आपको पता है मेलिएबल वो होते हैं जिनको आप हैमर की हेल्प से पतले पतले शीट्स में बना सकते हैं, ऐसा मेटल। और डक्टाइल वो है जिसको कि आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलिएबल। गोल्ड और सिल्वर एग्जांपल है। डक्टाइल कौन सा मेटल है? मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। एग्जांपल इसका भी गोल्ड और सिल्वर ही है। अब हम देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस पेज नंबर 46 पे जो गिवन है। Why is sodium kept immersed in kerosene oil? अब इसका जवाब आप सोचिए। सोडियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। इस वजह से सोडियम को सबसे ऊपर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। भाई कोल्ड वाटर जैसी चीज जिससे कोई रिएक्शन नहीं करता, उससे भी रिएक्ट कर जाता है, एयर से भी रिएक्ट कर जाता है। इस वजह से सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। सी व्हाट इज द फाइनल आंसर? Sodium is highly reactive, so it is kept immersed in kerosene oil to prevent its reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide to prevent accidental fires। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से ना हो जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ये मैंने पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अच्छे से कवर किया है। आयरन विद स्टीम, आयरन विद स्टीम क्यों, आपको अपने से पूछना है। मैंने 5 केस में डिवाइड किया था जितने भी मेटल की रिएक्शन हो रही थी वाटर से। सबसे पहला केस जो मैंने आपको समझाया था वो ये था कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से होती है, कैल्शियम की रिएक्शन नॉर्मल वाटर से होती है, मैग्नीशियम के लिए आपको हॉट वाटर चाहिए और एल्यूमिनियम आयरन और जिंक के लिए आपको स्टीम चाहिए। ठीक है, ये अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम आयरन और जिंक जो कि केस नंबर 4 था, अगर ये मैं बोलूं कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाए तो रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ होगी और कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन नॉर्मल वाटर के साथ होगी। ये रिएक्शंस पिछले वीडियोस में मैंने अच्छे से कवर किए। आपको रिएक्शंस बस इनकी वैलेंस, ये जो आगे नंबर्स लिखे 3Fe, ये याद नहीं करना, आपको बस याद करना है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, Ca plus H2O gives CaOH whole twice plus H2 और Ka plus H2O gives KOH plus H2। दैट्स इट। उसके बाद बैलेंसिंग आपको खुद ब खुद करनी है क्योंकि रिएक्शन इतनी सारी हैं। अगर आप आगे का नंबर भी याद रखोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन द एग्जाम। मैं बता रहा हूँ, आप बैलेंसिंग अच्छे से सीख लो जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में कवर की है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी का मार्क कर लीजिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन पे आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दें और समझ लें। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आगे आने वाले कई क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है और रिएक्टिविटी सीरीज में कौन किसको रिप्लेस करेगा, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन। इट्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C एंड D वर टेकन। 4 मेटल के सैंपल लिए गए और सोल्यूशंस में डाले गए। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज। क्या टेबल है? ये टेबल है। ठीक है, 4 मेटल्स लिए, मेटल A, B, C और D। आयरन सल्फेट में डाला A को भी, कॉपर सल्फेट में भी A को डाला, जिंक सल्फेट में भी डाला और सिल्वर नाइट्रेट में भी डाला। ठीक है, B को भी आयरन सल्फेट में, कॉपर में, जिंक सल्फेट, ये सोल्यूशन है, इसमें डाले गए। ABCD कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं। अब इस टेबल के बेसिस पे पूछा जा रहा है आपसे विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी।
रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करनी है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक करिए कैसे आपको 1 मिनट के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। आपको जब भी एग्जाम हो आप उसको रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार लिख लीजिए उस ट्रिक की हेल्प से, और फिर उसको देख देख के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। ये है सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अच्छा, रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होगा? रिएक्टिव वो होगा जो हर किसी को डिस्प्लेस कर देगा, वो मेटल जो हर किसी को डिस्प्लेस कर दे। अब आप देखिए मेटल ए, मान लो कोई मेटल है, इसमें से कोई भी ले लो आप, मान लो एल्यूमिनियम है या जिंक है, मान लिया ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये आयरन सल्फेट से रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आयरन क्या है, आयरन क्या है, इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जिंक सल्फेट है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं बी मेटल की बात करता हूं, बी मेटल की, ए ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। ए ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस रिएक्शन कुछ इस तरह से रही होगी, कोई ए मेटल प्लस CuSO4 रिएक्ट करके और ये कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, तो यहाँ पे ये मेटल आ गया ए अपनी जगह पे बैठ गया और ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखते हैं कि असल में हुआ क्या होगा। ए मेटल कौन सा हो सकता है? कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो कॉपर से ऊपर है। ठीक है ना, जो मेटल, जैसे अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का है या एल्यूमिनियम और जिंक का सोल्यूशन है, तो जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो ए मेटल कौन कौन से हो सकता है? ए हो सकता है जो कॉपर से ऊपर है, तो लेड भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, सोडियम भी और पोटेशियम भी। इट मींस कि ए मेटल ऐसा है जिसने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया, आयरन सल्फेट से रिएक्शन नहीं की और यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। बी मेटल को देखते हैं अब हम। बी ने भाई आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। इट मींस कि जो बी मेटल है वो आयरन से ऊपर वाला कोई होगा, ये बी मेटल है। और ए मेटल कौन सा होगा? कॉपर से ऊपर वाला कोई होगा। ठीक है, कॉपर से ऊपर वाला होगा और ये जो बी है ये आयरन से ऊपर का होगा। अच्छा, अब देखते हैं उसके बाद बी ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं, यहाँ पे भी नो रिएक्शन, यहाँ पे भी कुछ नहीं। अब सी को देखते हैं, आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, मतलब नहीं कर पा रहा है रिप्लेस, कॉपर सल्फेट को भी नहीं, इसको भी नहीं, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कर दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है? इट मींस कि ये जो है मेटल जो सी है वो सिल्वर नाइट्रेट से ऊपर होगा। मरकरी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, इन सब में से कोई हो सकता है। और जो डी मेटल है वो तो भैया बिल्कुल ही लद्दड़ है, किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, किसी के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। इट मींस क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो आयरन को डिस्प्लेस कर दे। देखिए आयरन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। अब आप समझने की कोशिश अगर यहाँ पे करेंगे तो आयरन जो है, आयरन सबसे ऊपर है, आयरन, फिर कॉपर उसके नीचे आता है, फिर यहाँ पे जिंक है और फिर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, ये सबसे नीचे है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा? आयरन को जिसने डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक को तो किसी ने डिस्प्लेस किया नहीं है। अगर कोई जिंक को डिस्प्लेस कर देता तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता, क्योंकि जो ये हमारे पास ऑप्शन है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, इसमें जिंक है, आयरन का सोल्यूशन है और कॉपर का सोल्यूशन है और सिल्वर का सोल्यूशन है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? जिंक। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो जिंक को भी हटा दे, जिंक को भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करे। बट जिंक के साथ में किसी ने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो किया किसके साथ में है? सिर्फ आयरन के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हुआ है और कॉपर सल्फेट के साथ में हुआ है। तो आयरन, कॉपर और सिल्वर, आयरन, कॉपर और सिल्वर में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। तो आयरन को भी जिसने डिस्प्लेस कर दिया, इट मींस ये आयरन के ऊपर रहा होगा, ये आयरन के ऊपर रहा होगा। इट मींस कि जो बी मेटल है वो आयरन से ऊपर का मेटल है। आयरन से ऊपर का जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम, इन सब में से कोई है। ऊपर वाला अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। इट मींस कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है मेटल बी। इसका सोल्यूशन हो गया बी। आई होप आपको समझ में आएगा। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? अगर जो बी मेटल है, अगर बी मेटल को, बी मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन के ऊपर वाले है तो जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब में से कोई होगा। अगर बी मेटल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ आप ऐड करोगे तो क्या होगा? तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, वो कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और ये क्या बना लेगा? BSO4 बना लेगा। बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कॉपर को हटा देगा। क्यों कॉपर को क्यों हटा देगा? क्योंकि भाई बी जो है वो आयरन से ऊपर वाला कोई है और कॉपर तो यहाँ नीचे बैठे हैं भैया, ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। इट मींस क्या?
आयरन से ऊपर वाला जो मेटल्स है, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सब में से कोई है ये जो इतने मेटल्स आपको दिख रहे हैं ये बी है, इनमें से बी कोई एक हो सकता है। तो बी तो बहुत ऊपर है, कॉपर का सोल्यूशन होगा तो कॉपर को धक्का मार के हटा देगा। इट मीन्स कि अगर बी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाएगा तो उसको रिप्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट का कलर फेड कर देगा। अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मीन्स जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखना है। तो हमें इतना तो पता चल गया सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, बी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, देखो बी ने किसको रिप्लेस किया, बी ने आयरन को रिप्लेस किया। अब देखो ए को, देखो ए ने किसको डिस्प्लेस किया, ए ने कॉपर को किया। देखो कॉपर आयरन के नीचे है और डी ने तो भैया किसी को भी नो रिएक्शन दिया है, किसी को भी रिप्लेस नहीं किया, तो डी तो सबसे कम रिएक्टिव है। और उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, सी का नंबर आ जाएगा, क्योंकि सी ने किसको किया, सिल्वर को किया, सिल्वर नीचे है। इट मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, उसके बाद रिएक्टिव ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी सोल्यूशन, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है तो अगर कोई आयरन को रिप्लेस कर रहा है तो आयरन से ऊपर होगा, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर रहा है तो कॉपर से ऊपर होगा। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि आयरन सल्फेट को ये रिप्लेस कर रहा है। आयरन सल्फेट और जिंक ये दोनों मेटल्स ऊपर है, बट जिंक को रिप्लेस कर नहीं रहा है, इसलिए जो आयरन को रिप्लेस कर रहा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इसका प्रॉपर सोल्यूशन अब हम देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर हमें प्रॉपर सोल्यूशन लिखना होगा तो हम किस तरीके से इसको मेंशन करेंगे एक एक चीज को। दिस विल बी द प्रॉपर सोल्यूशन। बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल because it gives displacement reaction with iron sulfate. When metal B is added to copper sulfate solution, a displacement reaction will take place due to which the blue color of copper will fade. और order है BACT. I hope this helps. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Obvious सी बात है, metal plus dilute HCl, metal plus acid, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। केमिकल रिएक्शन देनी है हमें आयरन की डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। आयरन की अगर हम रिएक्शन की बात करें H2SO4 के साथ में तो क्या रिएक्शन होगी, क्यों भैया, अब Fe प्लस H2SO4 है। अब देखो हाइड्रोजन तो नीचे, आयरन ऊपर है, तो FeH को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये बना लेगा FeSO4 प्लस H2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हाइड्रोजन और सेकंड पार्ट में रिएक्शन लिखनी है। ये हो गया सोल्यूशन। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए ना, क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ोगे जो कि ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that take place. अच्छा, अब बोल रहा है what would you observe when zinc is added to a solution of iron? अब जिंक और आयरन का अगर रिएक्शन हो रहा है, जिंक और आयरन सल्फेट FeSO4 का रिएक्शन हो रहा है, तो भैया आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी, इसीलिए याद करवाई थी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पहले ही रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, कोई भी क्वेश्चन है आप देख लो, भैया अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाले को धक्का मार के भगा देगा। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, इसलिए जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव क्योंकि वो ऊपर है, सो व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट देन द ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और ये रिएक्शन होगी। अब ये देखो कुछ आ गए हैं, वही चीज लिखी हुई है, आपको ये चीजें याद रखनी है। आपको सोल्यूशन के कलर्स याद रखने हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, FeSO4 आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, और ZnSO4 का कलर होता ही नहीं, कलरलेस होता है, लाइक वाटर। ठीक है, तो ये कलर्स आप जरूर याद रखें। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 49, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर्मेशन NaCl का और MgCl2 का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इनके भी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई ये तो खाली है, खाली इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है, कलर चेंज करना चाहिए, हाँ जी। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का। मैंने आपको बताया था आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं 20 तक, इसकी मैंने आपको टेबल भी दी थी पिछले वीडियो में। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, ऑक्सीजन इज 8 एंड मैग्नीशियम इज 12। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है बस वही बना देना है। ठीक है, Na का क्या करना है हमको, Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, Na विल बी 281। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6 और मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,8,2 क्योंकि एटॉमिक नंबर है 12। अब Na हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो देखिए
Na की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, बस एक डॉट बना दीजिए, हो गया Na। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन लिखिए और पेयर में बना दीजिए इस तरह से। मैग्नीशियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बस इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। अब Na2O और MgO बनाना है, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। Na2O बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? Na और ऑक्सीजन। Na 2 है, ठीक है, Na हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। देखिए आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। अच्छा, स्टेबल होने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और सोडियम क्या चाहता है? उसके पास भी 8 हो जाए। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, तो ये 1 दे देगा इसको, ये 1 इसको दे देगा, और ये सोडियम जो है ये भी 1 दे देगा इसको। तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 6 थे, अब 8 हो गए, और इसके पास कितने रह गए? 8 रह गए। तो ये Na क्या बन गया? ये देखिए 2Na प्लस बन गया, 2Na प्लस। 2Na प्लस क्यों बना? क्योंकि 2 Na है, और एक Na से अगर एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो एक प्लस का, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक प्लस का साइन आता है। इलेक्ट्रॉन के जाने पे प्लस का साइन आता है, इलेक्ट्रॉन के आने पे नेगेटिव का साइन आता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 2 माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 2 माइनस। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और ये कहलाएगा Na2O। Na2O क्यों कहलाएगा? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलके बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं MgO का फॉर्मेशन। MgO में क्या करना है बेटा? मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2, और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। तो मैग्नीशियम क्या चाहता है? मैग्नीशियम 282 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ये चाहता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएं और इसके आउटर मोस्ट में 8 आ जाए। सब यही चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में 8 आ जाए, जिससे वो एकदम स्टेबल हो जाए, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या चाहता है? ऑक्सीजन चाहता है इसको भी 8 हो जाए। तो यहाँ पे 2 की कमी और यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। अब ऐसा तो नहीं सकता कि मैग्नीशियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको दे देगा, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा Mg2+, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा O2-। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2+ चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2- चार्ज आएगा, और ये बना लेगा MgO, ठीक। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोला व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीस कंपाउंड्स। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, Na+ आयन, सोडियम आयन, ऑक्सीजन आयन, मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन, ठीक है, ये आयंस प्रेजेंट है। आई होप दिस हेल्प्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है कि कैसे फॉर्मेशन होती है। Why do ionic compounds have high melting points? आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, इस वजह से उनको तोड़ना मुश्किल होता है। मेल्ट कब होगी? जब उनके आपस के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वो एटॉमिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस वजह से उनको नहीं तोड़ा जा सकता आसानी से, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस हैं इस वजह से। सो लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब वो मेल्ट होंगे, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 55 देखते हैं। ये देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ही क्वेश्चन है। अब आप समझने की कोशिश एक बार फिर से कीजिए। मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ये कुछ टेबल दी हुई है। जिंक ऑक्साइड को हीट किया गया जिंक के ही साथ में, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ में और कॉपर के साथ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड को भी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। पूछ रहे हैं इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कब होंगी, ठीक है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी टेबल की। आपको क्या करना है, आपको ये टेबल तो मिलेगी नहीं एग्जाम में, आपको उस ट्रिक की हेल्प से जाके एग्जाम में सबसे पहले टेबल बना देनी है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला। अब देखिए, जिंक ऑक्साइड अगर जिंक से रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड अगर जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? नहीं भैया, जिंक ऑक्साइड जिंक से रिएक्ट कर रहा है, दे ही नहीं सकता। इट मींस कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा। जिंक ऑक्साइड अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? देखना पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। जिंक देखिए यहाँ पे है और मैग्नीशियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम ऊपर है, इसमें मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक को धक्का देके कहेगा भागो तुम, मैग्नीशियम इसको हटा देगा, तो ये बना लेगा क्या? MgO+Zn। इट मींस कि यहाँ पे क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा।
जिंक ऑक्साइड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कॉपर कहाँ है, नीचे है और जिंक ऊपर है, तो भैया कॉपर की औकात नहीं है जिंक को हटाने की, इट मीन्स की कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिंक के साथ में रिएक्शन। तो मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम देखिए ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है, इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कर रहे हैं, तो क्या जिंक हटा सकता है मैग्नीशियम को? नहीं हटा सकता, पॉसिबल नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये नीचे है। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैग्नीशियम के साथ, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का चांस ही नहीं है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर नीचे है जिसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ में, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए जिंक कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर तो नीचे है, तो कहेगा कॉपर से कहेगा चलो भाई हो गया तुम्हारा काम, इसको धक्का देके हटा देगा, इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा क्या? कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। और कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ तो पॉसिबल होती ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ लिखने लायक है नहीं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो ऊपर का मेटल है वो नीचे के मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। पेज नंबर 56 पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें भी आपको उसी की जरूरत पड़ेगी, स्टेबल की, ठीक है। NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, NaCl सोल्यूशन, देखिए NaCl प्लस कॉपर। अब देखिए सोडियम और कॉपर क्या रिएक्शन कर पाएंगे? देखिए कॉपर क्या सोडियम को हटा सकता है यहाँ से? कॉपर जो है वो यहाँ बैठा है और सोडियम यहाँ बिल्कुल राजा की तरह बैठा है, तो क्या कॉपर की औकात है कि इसको यहाँ से Na को हटा दे? इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉट पॉसिबल। MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम, आप देखिए क्या एल्यूमिनियम की औकात है कि मैग्नीशियम को हटा पाए? नहीं भैया, सवाल ही नहीं उठता। FeSO4 प्लस सिल्वर मेटल जो कि Ag होता है, Fe तो भैया यहाँ आयरन ऊपर और सिल्वर कहाँ एकदम नीचे गड्ढे में, कोई चांस नहीं डिस्प्लेसमेंट का। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, तो देखिए सिल्वर नीचे है और कॉपर ऊपर है, कॉपर कहेगा भैया बहुत हो गया तुम्हारा, तुम निकलो यहाँ से। इट मीन्स कि जो लास्ट वाला पेयर है ये देगा हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्यूशन AgNO3 solution and copper metal. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point, ठीक है। This compound is also soluble in water. The element is likely to give, दो कंडीशंस दी हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम कौन सी कंडीशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑप्शंस क्या क्या है? कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेगा, और आयरन रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बना लेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा अब समझते हैं, इसको मैं बैलेंस भी कर देता हूं, 3Fe, ठीक है। अब देखते हैं, पूछ रहा है एन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमें नहीं पता कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कैल्शियम ऑक्साइड का है या इसका है या इसका है या इसका है। फिर बोल रहा है दिस कंपाउंड, जो ये कंपाउंड बन गए हैं, ये चारों में से ही तो हैं, ये जो कंपाउंड बने हैं, दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अब आप सोचिए क्या कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ सॉल्युबल है? हाँ जी बिल्कुल सॉल्युबल है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बट क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सॉल्युबल है? नहीं। सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं। Fe3O4 नहीं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कैल्शियम। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच, ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको ये सारी चीजें दे दी गई तो आपको, और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी दे दिए गए, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप हैमर से क्या करोगे? मेटल को पीट पीट के देखोगे, ठीक है, मैलिबिलिटी चेक करोगे। अगर वो पिट रहा है, आप समझ रहे हैं, पिट रहा है मतलब मार नहीं पड़ रही है उसकी, अगर वो शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है हैमर की हेल्प से, तो वो मेटल है, ठीक है। और अगर नॉन मेटल होगा लाइक वुड या कोई भी और जितने भी नॉन मेटल्स हैं, अगर आप उनको करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो हैमर हमें क्या बताएगा कि उनकी मैलेबिलिटी के बारे में बताएगा। और बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच हैं, बैटरी लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, स्विच लगाएंगे, और बीच में अगर हम मेटल कनेक्ट कर देंगे, मेटल का वायर अगर हम लगा देंगे, तो हमें ये कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इन चीजों का यूज करके हम दो चीजों के बारे में बता सकते हैं। पहली चीज जो कि मैलेबिलिटी है, मेटल और नॉन मेटल को अलग करने के लिए, मेटल में मैलेबिलिटी होगी, नॉन मेटल में नहीं होगी। और दूसरी चीज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम चेक कर सकते हैं।
देखिए, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स, नहीं बनेंगी। व्हेन मेटल्स आर, अब देखो हैमर का यूज हो गया, अब बैटरी बल्ब वायर्स और स्विच का एक साथ यूज करेंगे। व्हेन मेटल्स आर कनेक्टेड इनटू सर्किट यूजिंग अ बैटरी बल्ब वायर्स एंड स्विच, करंट पासेस थ्रू द सर्किट एंड बल्ब ग्लो करेगा, जबकि जब नॉन मेटल कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमें दो चीजें पता चल गई इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि मैलेबिलिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत बार बता चुका हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि दोनों तरह से एक्ट करते हैं, एज अ बेस और एज अ एसिड। ठीक है, एग्जांपल्स आपको पता ही है। मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि 11 आ गया, क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं रहे। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो न्यूट्रल होंगे या फिर एसिडिक होंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे ऑक्साइड बनेंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, या तो न्यूट्रल या तो एसिडिक। आप एग्जांपल देकर बता सकते हो, नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म या तो एसिडिक या तो न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज एसिडिक का एग्जांपल। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O, जो कि ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, सल्फर भी और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक बार एसिडिक ऑक्साइड और एक बार न्यूट्रल ऑक्साइड बन रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेशर, ये वो जितनी भी क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, ये एक टेबल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल की ऑक्साइड या तो बेसिक होती है तो एम्फोटेरिक होती है, जबकि नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है और न्यूट्रल होती है। मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट। मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और सॉल्ट्स बना लेते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं एसिड में। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, देखो भैया सोडियम की अगर हम बात करते थे, सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि Cl जो है, जो हमेशा भूखा बैठा रहता है, इसका कॉन्फिगरेशन 287 होता है, इसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जबकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आ सकता है। This is a value based question. A man went door to door posing as a goldsmith. जा रहा है सबके घर में, बोल रहा है कि भाई मैं गोल्डस्मिथ हूँ। He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. बोल रहा है कि भाई अगर आप ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो अगर वो डल हो गए तो उनका हम कलर जो है वो वापस ला देंगे। ठीक है, An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. एक लेडी ने, जिसने उस पर सस्पेक्ट नहीं किया, डाउट नहीं किया गोल्डस्मिथ पे, जो बंदा घूम रहा है, तो उसको अपनी बैंगल्स दे दी, गोल्ड की बैंगल्स दे दी, और उसने क्या कहा था, उसने ये कहा कि भैया हम इनकी चमक वापस ला देंगे। तो उसने उसको किसी एक सोल्यूशन में डाल दिया। जब बाहर निकाला तो जो बैंगल्स थी उसमें चमक तो आ गई, बट उस लेडी को ऐसा लगा कि इसका वेट कुछ कम हो गया। उसने जब हाथ में लिया तो उसको लगा कुछ हल्की हो गई है। हल्की हो गई का मतलब क्या है, हल्की हो गई का मतलब ये है कि कुछ उसका जो वेट है वो उस सोल्यूशन में एब्जॉर्ब हो गया, कुछ गोल्ड जो था वो उसमें एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, द लेडी वॉज अपसेट, लेडी अपसेट थी, कुछ कर भी नहीं सकती, भाई क्या बोलेगी, अब उसको तो इतनी केमिस्ट्री आती नहीं है। ठीक है, और उसने आर्गुमेंट भी किया। ठीक है, और उस बंदे ने बहस की। अब आप बताइए एज अ डिटेक्टिव बन के, क्योंकि आपको केमिस्ट्री आती है, कि जिस सोल्यूशन में उसने उसको डाला था वो सोल्यूशन क्या था। तो आपने पढ़ा एक्वा के बारे में। एक्वा एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसने एक्वा में उसको डाला था। द डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट वर्ड लगाना जरूरी है। ठीक है, द डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ dipped the gold bangles in aqua regia which contains 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. एक्वा रेजिया डिसॉल्व कर लेता है गोल्ड को। ठीक है, गोल्ड बैंगल्स से उसने गोल्ड को डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, एंड हेंस रिड्यूस देयर वेट, और इस वजह से उनका वेट कम हो गया। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं